Okay, starting with part 2 of lesson number 1, crop production and management. अच्छा, तो यहाँ इन्होंने क्या बताया है, एक्टिविटी 1.2। इसमें इन्होंने कहा है स्प्राउटेड मूंग दाल के दाने ले लो या फिर चने के दाने ले लो, उनके स्प्राउट्स निकाल लो और फिर 3 बर्तन ले लो, वेसल ए, वेसल बी और वेसल सी। एक में स्प्राउटेड दाल या चने के बीज डालो और उसके साथ यूरिया डाल दो, दूसरे वेसल में स्प्राउटेड सीड डाल के काऊ डंग डाल दो और तीसरे में खाली सीड डाल दो। तो फिर उसको एक प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर दो और उनको सेफ जगह पे रख दो और उनको ऑब्जर्व करो कि ये इनकी जो ग्रोथ है वो किस टाइप की होती है। ये पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इन्होंने। इन वेसल्स में इन्होंने अलग अलग जो है सीड्स अलॉन्ग विद अलग अलग फर्टिलाइज़र जो है वो डाले हैं और इनकी ग्रोथ पे क्या असर हो रहा है ये इन्होंने दिखाया है। तो अच्छा, अब इन्होंने बताया फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं ना वो केमिकल्स होते हैं जो कि एक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। उनमें एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की मात्रा जो है वो ज़्यादा होती है। ये फैक्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक एग्जांपल आती है जैसे कि यूरिया हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, सुपर सल्फेट हो गया, पोटैश हो गया या शॉर्ट में एनपीके में तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। एनपीके की ये फुल फॉर्म होती है। ओके, तो ऑल्दो ये जो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ है इसने फार्मर्स को काफ़ी हद तक हेल्प की है, ज़्यादा जो फसलों की ज़्यादा तादाद बढ़ाने में, जैसे कि वीट हो गया, पैडी हो गया, मेज़ हो गया। लेकिन ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं, ये केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम इनको रिक्वायर्ड क्वांटिटी से थोड़ा भी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, आजकल फार्मर्स तो कर ही रहे हैं, इससे हमारी जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो लॉस होते जा रही है और हमारी सॉइल जो है वो लेस फर्टाइल होते जा रही है। और ये जो फर्टिलाइज़र्स हैं ये इज़ अ मेजर कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। रेन वाटर के साथ जब भी या फिर ऐसे भी पानी ये नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, तो उस पानी में फर्टिलाइज़र भी मिक्स हो जाते हैं और ये हार्मफुल होते हैं। इट लीड्स टू वाटर पोल्यूशन और हमारी एक्वेटिक लाइफ को भी बड़ा हार्म कर रहे हैं ये। तो अगर हमें अपनी इन ऑर्डर टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, तो जो फर्टिलाइज़र्स का सब्स्टिट्यूट है वो ऑर्गेनिक मैन्योर है। ऑर्गेनिक मैन्योर में वही काऊ डंग केक्स या फिर वो जो फार्मर्स हैं वो पिट्स बनाते हैं, उसमें काऊ एनिमल वेस्ट और प्लांट्स वेस्ट डालते जाते हैं और फिर जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं और जो भी पीछे बचता है वो अच्छा खासा एक्ट एज अ मैन्योर काम करता है। ठीक है, तो अगर हमें, एक तो मैंने ये बोल दिया कि हमें मैन्योर यूज़ करना है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना है। तो सेकंड पॉइंट है कि अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी को रीजुविनेट करना है तो हमें 2 क्रॉप्स के बीच में थोड़ी देर के लिए फील्ड को अनकल्टिवेट छोड़ देना चाहिए, उसको फॉलो छोड़ देना चाहिए ताकि वो खुद ही अपने आप को रीजुविनेट कर सके। नेचर में इतनी पावर होती है कि वो अपने आप को खुद रिकवर कर सके। इसीलिए अगर हमने फील्ड में क्रॉप उगाई है तो दूसरी क्रॉप उगाने से पहले हमको उसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ना होगा ताकि जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बर्ड्स एक्सेट्रा और जो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह ये सब उग गए जो हैं वो हमारी फील्ड को न्यूट्रिशनल बना देते हैं। इसीलिए अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करनी है, एक तो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र्स को कम, उसका सब्स्टिट्यूट है कि ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है। दूसरा ये है कि 2 कॉन्सेक्यूटिव क्रॉप्स के बीच में हमें जो है थोड़ी देर फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ना है ताकि जो अपनी सॉइल है वो अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सके। तो सेकंड है कि अब हमने तो बोला कि जो अनदर मेथड है इसके अलावा वो है क्रॉप रोटेशन का यूज़ ऑफ मैन्योर
या तो हम ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे, इससे तो हमारी सॉइल का टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, और हमारी सॉइल की हमारी मिट्टी की जो पानी रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है, और सॉइल जो है वो अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वापस गेन कर लेती है। तो मैन्योर के ये सब फ़ायदे हैं। ओके, और अगली बात क्या है कि एक और है मेथड जिससे हम अपनी सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, वो है क्रॉप रोटेशन। तो जैसे कि अल्टरनेटली हमें एक बारी अलग क्रॉप उगाई है और एक बारी हमने जो भी क्रॉप उगाई है उसके बाद हम उसमें लेग्यूम्स या फॉडर की क्रॉप उगाते हैं, ताकि फिर से हम नेक्स्ट ईयर वहाँ पे वीट की क्रॉप उगा सकें। तो लेग्यूम्स और फॉडर का ये फ़ायदा होता है, ये हमारी सॉइल में नाइट्रोजन से भर देती है, तो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी क्रॉप्स को ग्रो होने के लिए चाहिए। तो पहले तो इस चीज़ को बड़ा फॉलो किया जाता था कि जब भी एक क्रॉप उगाई है नेक्स्ट सीज़न में वहाँ पे लेग्यूम्स या फॉडर उगाया जाता था, ताकि सॉइल को रिजुविनेट होने का टाइम मिल सके। और अब भी फार्मर को ये सब फॉलो करने के लिए इंकरेज किया जाता है, बट अब महंगाई इतनी है कि फार्मर कहता है हर साल मैं कुछ ना कुछ उगाऊँ और मतलब मेरा साल वेस्ट ना हो, बिकॉज़ ये फॉडर और लेग्यूम्स की इतनी कमाई नहीं होती है उनको। तो पहले जैसे कि होता है कि ये तो आपने भी पढ़ा है पहले भी कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में, जैसे कि मटर के लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये, तो इनकी रूट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी क्रॉप्स ग्रोथ के लिए। तो मैन्योर के मैंने ऑलरेडी आपको एडवांटेजेस बता दिए हैं कि ये तो एक तो ये पानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सॉइल की बढ़ा देता है, और ये इंक्रीज़ करता है नंबर ऑफ़ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और ये हमारी सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव करता है। तो जो फर्टिलाइज़र है, ऑल्दो ये एक बारी तो हमें अच्छी सी क्रॉप दे देगा, बट सेकेंड टाइम हमारी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को ये रिड्यूस कर देता है। ओके, तो अब इन्होंने इस टेबल में क्या बताया है, फर्टिलाइज़र और मैन्योर के डिफरेंस बताए हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो मैन मेड इनऑर्गेनिक है, और जो मैन्योर है वो नेचुरल है। और ये कैसे बनता है, वो फैक्ट्रीज़ में बनता है, और ये बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट रेजिड्यूज से बनता है। इनको पिट्स में फार्मर जो है वो कैटल वेस्ट और प्लांट वेस्ट डाल देते हैं, और वो डिकम्पोज होके मैन्योर बन जाता है। तो जो फर्टिलाइज़र है ये हमारी सॉइल को और ड्राई कर देते हैं, कोई ह्यूमस नहीं ऐड करता। जो फर्टिलाइज़र है वो कोई ह्यूमस नहीं ऐड करता हमारी सॉइल में। ऑन द अदर हैंड जो मैन्योर है वो हमारी सॉइल को अच्छा खासा ह्यूमस प्रोवाइड करता है। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में बहुत रिच होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, और मैन्योर जो है वो लेस रिच होते हैं इन न्यूट्रिएंट्स में, बट फिर भी जो मैन्योर है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है दैन फर्टिलाइज़र्स। ओके, तो मैंने मैन्योर के एडवांटेजेस तो आपको बता दिए। अब आपको ये तो पता चल गया मैन्योरिंग करनी होती है, ठीक है, मैन्योरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी क्रॉप प्रोडक्शन में। तो उसके बाद अगला स्टेप आता है इरिगेशन का स्टेप। इरिगेशन क्या होता है, ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, ठीक है। ये आर्टिफिशियली जो हम सप्लाई करते हैं पानी क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल्स, टाइम के बाद, उसको हम इरिगेशन कहते हैं। और सिंचाई करते हैं, इरिगेशन मीन्स सिंचाई करना। तो आप जानते ही हैं पानी हमारी अर्थ में हर एक ऑर्गेनिज्म, हर एक चीज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट, हर चीज़ की सर्वाइवल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है पानी जो है वो प्लांट की रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, तभी मिनरल्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो पानी के साथ मिक्स होकर ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है ना। प्लांट जो है 90% जो है वाटर होता है। पानी जो है वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो सीड
बीज फूटेगा कैसे, उसका जर्मिनेशन कैसे होगा। पानी ड्राई कंडीशंस में ऐसा नहीं होता, अंकुरित नहीं होते हैं। अंकुर खाए हैं कभी तो आपने देखा होगा कि मम्मा पानी में ही निकालती है उसको। तो जर्मिनेशन सीड की पॉसिबल नहीं है अंडर ड्राई कंडीशंस। ओके, तो अगर पानी नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होके वो प्लांट के ऊपर पार्ट्स तक कैसे पहुंचेंगे। तो जो पानी होता है वही फ्रॉस्ट और हॉट एयर करंट से बचाता है सूखे से, या फिर वो गर्मी से जब वो प्लांट सूख जाते हैं, कई बार मर भी जाते हैं अगर उनकी प्रॉपर केयर नहीं करी हो तो वही पानी ही बचाता है इनको। तो सॉइल में मॉइस्चर की प्रॉपर अमाउंट को मेंटेन करने के लिए, हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए हमें अपने फील्ड्स को प्रॉपर तरीके से पानी देना पड़ता है। तो इसीलिए ये जो आर्टिफिशियली जो हम पानी सप्लाई करते हैं क्रॉप्स को एट रेगुलर इंटरवल्स, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। और टाइम और फ्रिक्वेंसी इरिगेशन की क्रॉप टू क्रॉप चेंजेस, सॉइल टू सॉइल चेंजेस और सीज़न टू सीज़न चेंज करती रहती है। सर्दियों में जैसे थोड़ा कम पानी देना पड़ेगा, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। तो क्रॉप टू क्रॉप पे डिपेंड करती है, कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ को कम चाहिए। सॉइल टू सॉइल जो ऑलरेडी ह्यूमस सॉइल है या फिर कोई ड्राई सॉइल है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल दिस कंडीशंस हम जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इरिगेशन और टाइम ऑफ इरिगेशन है वो चेंज करते हैं। समर्स में जो मैंने पहले ही बता दिया, पानी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में देना पड़ता है क्योंकि पानी इवेपोरेट हो जाता है, पत्तों से भी इवेपोरेट हो जाता है और सॉइल से भी इवेपोरेट हो जाता है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इरिगेशन क्या होती है और इरिगेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अब है कि सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। तो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है, कुएँ हैं, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनॉल्स। तो ये सब तो बड़े इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं इरिगेशन है। बट आजकल अच्छा इन्होंने बताया इरिगेशन के दो मेथड है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड जो मतलब सदियों से चलता आ रहा है। तो ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, ऑल्दो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होते हैं, चीपर होते हैं, पर इसमें ह्यूमन या फिर कैटल लेबर जो है बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये इन्होंने 4 मेथड बताए हैं। एक मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप और डेकली, एंड फोर्थ वन इज़ द राहत लेवर सिस्टम। इन्होंने इनको एक्सप्लेनेशन तो नहीं करा है बट ये पिक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो मोट पुली सिस्टम में क्या है, एक कुआं बना है, जब पुल्ली लगी है और पुल्ली में ये रस्सी से बर्तन बंधा है, वो कुएं से पानी निकालता है और फार्मर मैनुअली उसको अपने खेतों में दे रहा है, अपने हाथों से दे रहा है। तो दूसरा है चेन पंप। इस पिक्चर में क्या बनाया है, एक व्हील सा बना है और नीचे स्लोप सी बनाई है, ये बकेट बांधी है, वो पानी निकाल के व्हील के थ्रू उस स्लोप में डाल रही है और वो स्लोप से खेतों में पानी जा रहा है। एंड थर्ड वन इज़ द ढेकली। ढेकली में क्या है, वो भी कुछ ऐसे ये क्या बनाया हुआ है, ये फोक सा बनाया हुआ है वुडन से, और उसके बीच में एक लॉग ऑफ वुड एक और है, वो बाल्टी बंधी है, वो पानी निकाल रहा है कुएं से और वो इंसान मैनुअली जो है वो खेतों में पानी दे रहा है। द फोर्थ वन इज़ द राहत लीवर सिस्टम। इसमें एक व्हील वो लगा, उसके साथ काफ़ी सारी बकेट्स लगी हैं, नीचे स्लोप सी बनाई है और जैसे ये ऑक्स जो है मुझे लग रहा है घूम रहा है और वो व्हील भी घूमेगा और वो नीचे से पानी निकाल के खेतों में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये बड़े ट्रेडिशनल सिस्टम है। आई डोंट थिंक कि आज के टाइम में इफ़ेक्टिव हो सकते हैं। तो लेकिन पुराने ज़माने में ये सिस्टम्स थे इरिगेशन के, इसीलिए किसान की इतनी बुरी हालत थी। तो लेकिन आजकल जो है पंप्स यूज़ होते हैं और ये पंप जो हैं वो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी से चलते हैं। तो जो आजकल के मॉडर्न मेथड हैं ये इकोनॉमिकल भी हैं और इसमें इतना लेबर और टाइम कंजप्शन नहीं होता। ठीक है, और ये कौन कौन से मेथड है, स्प्रिंकलर मेथड और ये ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम ये डायग्राम में बताया हुआ है। इसमें क्या होता है, ये देखो एक वेल है, उसके ऊपर मोटर लगी है, मोटर के साथ पाइप्स लगी हैं। पाइप्स ये परपेंडिकुलर पाइप्स हैं, तो उनके ऊपर रोटेटिंग नोजल्स है टॉप पे। और ये आपने पार्क में भी देखा होगा या कहीं फुवारा देखा होगा, कहीं आपने फाउंटेन टाइप का। तो इसके ये जो परपेंडिकुलर पाइप है इनके साथ रोटेटिंग नोजल्स हैं टॉप पे, और ये जो परपेंडिकुलर पाइप और रोटेटिंग नोजल्स हैं ये मेन पाइपलाइन के साथ
रेगुलर इंटरवल में ज्वाइन हुई हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो जब यहाँ से पानी लो किया जाता है तो वो प्रेशर के साथ विद द हेल्प ऑफ पंप ये रोटेटिंग नोज़ल से पानी आता है। ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही है, ये ऐसे स्प्रिंकल होता है जैसे बारिश हो रही है। फाउंटेन्स देखे ना आपने। तो ये बड़ा यूज़फुल है लॉन्स के लिए, काफ़ी प्लांटेशन के लिए और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए। और ये स्पेशली उन एरियाज़ में यूज़ होता है जहाँ पे लैंड जो है अनइवन है और जहाँ सफिशिएंट पानी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये पिक्चर में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और सेकंड सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। ये इन्होंने ये पिक्चर में एक्सप्लेन किया है। इसमें भी ऐसा ही कुआं है, मोटर लगी है और पाइप लगी है। तो मेन पाइपलाइन है ये और बीच में इन्होंने छोटी छोटी पाइप सेटअप की हुई हैं। तो ये पाइप्स जो हैं बिल्कुल पौधों के साथ, ग्राउंड के साथ टच कर रही हैं और यहाँ से ड्रॉप करके पानी डायरेक्टली नियर द रूट्स जाता है इस सिस्टम में। तो इसीलिए इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है, तो इसीलिए इसको हम ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये बड़ी बेस्ट टेक्निक है फ्रूट प्लांट्स को पानी देने के लिए, गार्डन्स में और ट्रीज़ को पानी देने के लिए। लेकिन इसमें पानी वेस्ट नहीं होता है। ये उन रीजन्स के लिए एक बड़ी बून है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत पुअर होती है, बहुत कम पानी अवेलेबल है, वहाँ पानी वेस्ट तो होगा नहीं। पाइप्स बिल्कुल ज़मीन के साथ लगे हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो क्रॉप्स को पानी मिलता जाएगा। ये फ्रूट प्लांटेशन या फिर गार्डन्स में और ट्रीज़ को बड़ी बेनिफिशियल है। ओके, तो अब आपने इरिगेशन पढ़ लिया ना, इरिगेशन क्यों करते हैं, क्या होती है और क्या क्या मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड भी, मॉडर्न मेथड भी है। आपने दोनों मेथड्स पढ़ लिए। अच्छा, अब अगला स्टेप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इरिगेशन भी हो गई भाई, सिंचाई भी हो गई है। अब तो क्रॉप ने उगना ही है ना, उगना है, क्रॉप तो उगेगी ही। तो लेकिन उसके साथ साथ वीड्स भी उग जाते हैं, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट जो खुद नेचुरली उग जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ, उसको हम वीड्स कहते हैं। लेकिन इनका रिमूवल जो है बड़ा नेसेसरी है एक हेल्दी क्रॉप की ग्रोथ के लिए। और जो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स होता है उसको हम वीडिंग कहते हैं। अगर हमको हेल्दी क्रॉप चाहिए तो हमें इनको निकालना मस्ट है, क्योंकि ये बड़े भी फटाफट हो जाते हैं। उसकी वजह से ये सनलाइट भी ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी ले लेते हैं, और जो हमारी मेन क्रॉप है वो बेचारी डेफिशिएंट रह जाती है और अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती। तो ये इंटरफेयर करते हैं उसकी ग्रोथ में भी और हार्वेस्टिंग में। और इवन कि कुछ वीड्स जो हैं वो पॉइजनस भी होते हैं एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमन बींग्स के लिए भी। तो इसलिए फार्मर्स जो हैं वो काफ़ी सारे मेथड्स अपनाता है इनको रिमूव करने के लिए। तो इनको सबसे पहले जब इंसान फार्मर जो है वो प्लोइंग करता है ना, उसी समय ये निकाल देता, अप्रूट कर देता, खुद ही खींच देता और ये वीड्स गिल हो जाते हैं और फिर ये मिट्टी के साथ ही सूख सक जाते हैं और सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं। और इन वीड्स को जब भी निकालना है ना, इनको फ्लावरिंग होने से पहले और इनके सीड्स डेवलप होने से पहले ही इनको निकाल देना चाहिए। एक तो मैनुअली फार्मर जब भी अपने खेतों की देख रेख करने जाता है, मैनुअली ये वीड्स जो है अप्रूट कर देता है या फिर दराती के साथ काट देता है, ठीक है, दराती के साथ नहीं, खुरपी के साथ काट देता है, ठीक है। तो सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू, सीड ड्रिल भी यूज़ होती है वीड्स को निकालने के लिए। तो और पहले तो मैनुअली खींच लेता है, या तो खुरपी से निकाल देगा या फिर सीड ड्रिल से भी निकाल देगा। और अगला मेथड जो है वीडिसाइड से, केमिकल्स होते हैं, ये वीड्स को किल कर देते हैं, ठीक है। ये कुछ केमिकल्स हैं लाइक 2,4-D, इन्होंने एक एग्जांपल दिया है 2,4-D, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, एक स्प्रे की तरह यूज़ किए जाते हैं, इनको पानी में मिक्स किया जाता है तो फिर ये स्प्रे किया जाता है सारे फील्ड्स में, इससे वीड्स जो है वो मर जाते हैं। तो इससे जो हमारी क्रॉप को तो कोई असर नहीं होता, लेकिन इसका जो जब फार्मर जो है स्प्रे कर रहा होता है तो वो खुद भी इनहेल कर सकता है ना, तो उसकी खुद की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए जब भी फार्मर्स ऐसे वीडिसाइड्स को स्प्रे करेगा तो उसको अपनी प्रॉपर केयर करनी पड़ती है। तो वीड्स को एक बात ये ध्यान रखना कि जब भी वीडिसाइड्स जो है स्प्रे करने हैं ना, वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो होती है ना वीड्स की, फ्लावरिंग होने से पहले तभी स्प्रे करना चाहिए, और उसको सीड फॉर्मेशन और फ्लावरिंग से पहले वीडिसाइड स्प्रे करना चाहिए, ठीक है।
तो मैंने बताया स्प्रेइंग से जो है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए फार्मर को प्रॉपर अपना नेज़ल माउथ जो है कवर करके फिर ये स्प्रे करना चाहिए। तो आगे है, चलो ठीक है, वीडिसाइड्स भी हो गया, वीडिंग भी हो गया। अब नेक्स्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है और जो सबसे हैप्पी स्टेप है फॉर द फार्मर इज़ द हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होती है? क्रॉप को काटना जब वो मैच्योर हो जाती है, ठीक है। ये फार्मर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। और आपको पता है जब भी हार्वेस्टिंग का सीज़न आता है तो फार्मर्स अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया में जो तो बैसाखी बड़ी पॉपुलर है ना, तो पोंगल या फिर अलग अलग त्यौहार जो हैं क्रॉप कटिंग के शुरुआत में मनाए जाते हैं, क्योंकि किसान बहुत खुश होता है। तो जो क्रॉप है या तो वो खींच खींच के निकाली जाती है या ग्राउंड के ऊपर ऊपर तक काटी जाती है। क्रॉप को मैच्योर होने में 3-4 महीने लग जाते हैं सीरियल की क्रॉप को। तो किसान की कितना हार्ड वर्क होता है, कितना मेहनत तो करता है किसान, तो फिर जाके कहीं हार्वेस्टिंग का जब मौका आता है तो वो डेफिनेटली खुश होता है। हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग जो है अगर मैनुअली करें तो वो सिक्कल से करते हैं, और अगर मशीन से करें तो वो हार्वेस्टर से करते हैं। हार्वेस्टिंग 2 तरीक़ों से, मैनुअली करें तो वो सिक्कल से, ये देख रहे हो आप दराती की पिक्चर भी बनी, एंड सेकंड वन अगर मशीन से करी जाए तो उसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। तो हार्वेस्टेड क्रॉप जो काट देते हैं तो वो जो दाने होते हैं उनको अलग करना पड़ता है छिलकों से, जो शेफ होती है, ठीक है। इसको थ्रेशिंग कहते हैं। जब वो काट दिया फिर वो अंदर इतने बड़े बड़े गेहूं के दाने, चावल के दाने वो होते हैं ना उसके अंदर, शेपर के अंदर, तो उसको अलग करना पड़े, उसको थ्रेशिंग कहते हैं। तो इसको भी मशीन के साथ किया जाता है, और मशीन जो है उसको कंबाइन कहते हैं। तो ये जो कंबाइन है ना, तो इसको कंबाइन से ही नाम से पता चल जाता है कि 2 काम तो करती होगी, कंबाइन काम करती है। ये इनफैक्ट हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है। ये क्रॉप को ज़मीन से भी उठाता है और इसको शेफ से अलग भी करता है दाने को, ठीक है। तो इसमें भी शॉर्ट में बताया है कि हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्या क्या होते हैं। 3-4 महीने के हार्ड वर्क के बाद जब किसान अपने खेतों में सोने की तरह लहलहाती हुई क्रॉप देखता है दानों के साथ लदी हुई, वो कितना खुश होता है। क्योंकि 3-4 महीने की, जैसे एग्ज़ाम्स में जब अच्छे रिज़ल्ट आता है तो तुम लोग कितना खुश होते हो, बस वैसे ही इसकी भी कंडीशन होती है। तो इस पीरियड को, हार्वेस्ट के पीरियड को बड़ी खुशी उल्लास से मनाया जाता है हमारे सारे देश में। मैन वीमेन सेलिब्रेट ग्रेट एंथुसियाज्म। और पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नभन्या एंड बिहू, ये सब अलग अलग स्टेट्स में मनाए जाते हैं। तो जो कि जिन फार्मर्स के फील्ड्स छोटे होते हैं ना, तो वो ग्रेन को छिलके से अलग करते हैं बाय विनोइंग। उस मेथड को कहते हैं छोटे थोड़ा जिनका ग्रेन होता है ना, जिनकी छोटे फील्ड्स हैं, तो डेफिनेटली प्रोडक्शन ग्रेन की थोड़ी होगी, तो वो ग्रेन को और शव को सेपरेट करते हैं बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। अदरवाइज आई टोल्ड यू कंबाइन होती है, उससे किया जाता है दिस वन थ्रेशिंग। कंबाइन से थ्रेशिंग भी हो जाती है और हार्वेस्टिंग भी हो जाती है, ठीक है। तो अब जो है आई टोल्ड यू कि हार्वेस्टिंग हो गई। तो हार्वेस्टिंग के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो होता है स्टोरेज का, ठीक है। टोल्ड यू हार्वेस्टिंग हो गई, स्टोरेज। अब स्टोरेज स्टोर करना बहुत इम्पोर्टेंट टास्क है। अगर इसको हम प्रॉपरली स्टोर नहीं करेंगे तो मॉइस्चर लग जाएगा, अगर सिल्ट हो जाएगा तो अनाज ख़राब हो जाएगा। इंसेक्ट्स, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सब चीज़ों का डर होता है। इतनी मतलब मेहनत की है, गेहूँ अनाज जो भी उगाया है वो ख़राब हो जाए तो इट्स वेरी बैड। ये हमारी कंट्री को पे करना पड़ता है फिर लेटर ऑन। तो एकदम से जो हार्वेस्टेड क्रॉप है ना, उसको भी अच्छे से सुखाना पड़ता है पहले, उसको सन के नीचे काफ़ी सुखाकर फिर हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अदरवाइज दे गेट अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये अनफिट हो जाती है फॉर यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसको स्टोर करने के लिए प्रॉपरली इसको सन में इसका मॉइस्चर पूरा सुखाया जाता है, ताकि इसको इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब से बचाया जा सके। तो उन घरों में तो लोग नीम लीव्स वगैरह डाल के आयरन के ड्रम में उसको सेव कर लेते हैं, लेकिन जब हमें लार्ज स्केल में ये पता है सिलोज़, ये सिलोज़ होती हैं,
इसमें स्टोर किया है ग्रेन और ये ग्रेनरीज इसमें इस पिक्चर में भी बताया है, ये गन्नी बैग्स में स्टोर किया है ग्रेन्स। फार्मर जो है वो स्टोर करता है ग्रेन्स इन जूट बैग्स या फिर मेटालिक बिन्स। तो लार्ज स्केल में जब स्टोर किया जाए ग्रेन को तो वो सिलोज में और ग्रेनरीज, ये पिक्चर्स दिखाई ना मैंने, तो उनको पेस्ट से जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट से बचाने के लिए भी प्रॉपर वहाँ पे केमिकल्स डाले होते हैं। तो घरों में तो आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि ड्राइड नीम लीव्स यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा स्टोर करना हो ग्रेन तो उनको गोडाउन्स में स्टोर किया जाता है और वहाँ स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है ताकि वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकें। अब इधर छोटा सा है, इन्होंने शॉर्टकट में बताया फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो एनिमल्स से हमें क्या क्या फूड मिलते हैं, जैसे इसमें बताया मिल्क हमें काऊ, बफेलो, शी, गोट, शी केमिकल ओब्वियसली इनसे मिलते हैं। तो एग्स हमें हैन से मिलता है। तो जैसे कि हमें वूल मिलती है, नहीं वूल तो फूड नहीं हुआ ना, एग मिलता है या मीट मिलता है या फिर और भी फ़िश वगैरह भी हम खाते हैं। तो ये सब सोर्सेज ऑफ फूड फॉर ह्यूमन है, ये एनिमल के से मिलता है। तो हमने देखा कि जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हमें हर तरीके का फूड हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं। जो इंसान जो है वो समुद्री इलाकों के पास रहते हैं, जो लोग कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, उनका जो फ़िश है वो मेजर पार्ट ऑफ डाइट है। ठीक है, तो अभी हमने एक प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ा बड़े स्टेप्स में कि कैसे हम सीड सेलेक्ट करते हैं, फिर उसको कैसे बोते हैं एक्सेट्रा। वैसे ही अगर हम एनिमल्स को रेयर करते हैं घरों में या फॉर्म्स में ताकि वो हमें प्रॉपर फूड ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो, तो हमें उनको प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर देनी पड़ती है। और जब ये सब लार्ज स्केल में करा जाता है उसको फिर इस प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ठीक है, चलो तो लेसन इज़ कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती जाए। और अगर आपको लगता है कि एक्सरसाइजेस भी करवानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।